हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट सेकंड रहेगा, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वर्णमाला रहेगा, आपका वर्णमाला के बेस क्वेश्चंस रहेंगे, समास के बेस क्वेश्चंस रहेंगे, उपसर्ग रहेगा, प्रत्यय रहेगा, संज्ञा से अवयव तक लेकर इन सब चीज़ों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो MCQ बेस्ड प्रैक्टिस रहेंगे। वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सेम आप अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो भी एग्जाम में 25 मार्क्स हिंदी का आता है तो आप उसमें से 25 आउट ऑफ 25 बहुत ही ईजिली से ला सकते हैं, क्योंकि मोस्टली सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक बनी रहिएगा हमारे साथ में, आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भाषा पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले देखो, आप बचपन में सबसे पहले आपको पढ़ना सीखना क्या सिखाया जाता है, छोटा बड़ा सिखाया जाता है ना। तो सबसे पहले एक एक आपको वर्ण पढ़ाना सिखाया जाता है, लेटर बनाना सिखाया जाता है, तब जाके आप कोई शब्द पढ़ पाते हो। तो यहाँ पे वो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्ण हो जाएगी। वर्णों को जोड़कर मिलाएंगे तो शब्द बनेगा। क्या बनेगा, शब्द। और शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका एक शब्दों को मिला के आप एक वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। अब माला में मोतियां मिले होते हैं तो वो माला हो जाती है। तो वैसे ही वर्णमाला क्या है, तो वर्णों के क्रमबद्ध या वर्णों के संकलन समूह को, यानी कि जो समूहित होते हैं व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे, आप वर्णमाला कहेंगे। तो आपका वर्णमाला पूछा है तो वर्णमाला का आंसर क्या हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांठ ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कांठ ध्वनियों की बात करेंगे तो कांठ ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जिनको जब हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारे कंठ से उनकी आवाज़ें निकलती हैं। कहाँ से, कंठ से। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी हैं आपकी, क ख है, य र है, ज झ है, ट ण है। तो क और ख ये कौन सी है, कंठ ध्वनियाँ हैं। कौन सी है, कंठ ध्वनियाँ हैं। तो आप जो भी वर्णमाला है तो उसको आप प्रोनाउंशिएट करके याद करेंगे तो वो इजीली लर्न होगा। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। कौन से पूछे जा रहे हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन की बात करेंगे तो वो कौन कौन से होते हैं, आपके जो टा वर्ग होता है वो पूरा क्या होता है, आपका मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। और र और शा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। एक तो आपका क्या है, टा वर्ग आपका क्या होता है, मूर्धन्य में आता है, और दूसरा आएगा आपका ऋ से ऋषि आता है आपका मूर्धन्य में, और एक आपका कौन सा है, शा। ये कौन से आते हैं, मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ढा और ढा। ये कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। और अगर यहाँ पे देखेंगे मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं, जो मुंह से भीतर ऊपरी का भाग हो। ठीक है, कि मतलब कि जब आप कुछ भी बोलते हैं तो जो हमारे मुंह के ऊपर की जो होता है, ताल्व होता है, छत होता है, तो उसके अगले भाग को, जैसे आप उसको प्रोनाउंशिएट करें, ट ठ ड ढ अड़ा, तो जो आपकी टंग है, जो आपकी जीभ है, वो क्या करती है, ऊपर ताल्व को टच करती है, तो उन्हें ही मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन सा है। तो अल्प प्राण कौन सा है, तो उसके लिए आपको अल्प प्राण पता होने चाहिए। अल्प प्राण किनको बोलते हैं, किसी भी वर्ग के जो पहले आपका होगा उसको क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। मतलब जो भी आप कोई भी वर्ग, जितने भी वर्गों के जो आपका क्या होगा, प्रथम समूह होगा, वर्गों का पहला जो अक्षर होता है वही हमारा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। जैसे अ का, तो ये तो आपके मात्राओं में जाता है, क ग थ धा फा भा, तो यहाँ पे जो हम लोगों का हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, का और गा हो जाएगा। अल्प प्राण किसको बोलते हैं, पहले और तीसरे वर्ग के पहले और तीसरे वर्ण को क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नासकीय व्यंजन कौन सा है। ठीक है, नासकीय व्यंजन की अगर हम लोग बात करेंगे तो नासकीय व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं, वे व्यंजन होते हैं जिनको जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो सुनाई देता है। ठीक है, जैसे श इया, तो इया में आपको न सुनाई दे रहा है ना, तो वो कौन सा हो जाएगा, नासकीय। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, इया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। जिनको ए और ए को हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, तो उनको बोलते हैं नासकीय बोलते हैं, आपका मूर्धन्य बोलते हैं, ओष्ठ बोलते हैं, और कंठ ताल्व बोलते हैं। तो जो हम लोगों के ए होते हैं तो इनको हम कंठ और ताल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंठ और ताल्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में अयोग
वह वर्ण कौन से हैं? तो अयोग वह वर्ण की बात करेंगे तो हम लोगों के अंग और आहा होते हैं, ये कौन से होते हैं? अयोग वाह होते हैं। कौन से होते हैं हमारे? अयोग वाह होते हैं। इसमें क्या होगा आपका? ये वाला। तो आंसर करेक्ट हमारा हो जाता है डी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में बताइए किस शब्द में द्विंत व्यंजन है? द्विंत व्यंजन आपको पूछा गया है, कौन से शब्द में है? द्विंत मतलब जिसमें दो शब्द आए हों, दो शब्दों से मिलकर बना हो। तो पुनः है, इलाहाबाद, दिल्ली और उत्साह। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? दिल्ली, क्योंकि दिल प्लस ली, तो आपका क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है, स, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो जो आपके ये स, श, श हैं, तो ये व्यंजन कौन से कहलाएंगे? संघर्षी शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। उन व्यंजनों को कहते हैं जिनको उच्चारण करते समय वायु में किसी स्थान से क्या हो जाए, मुख से आपको रगड़ खाकर हवा निकले या ऊष्मा निकले या गर्मी पैदा करे, तो उसको संघर्षी बोलते हैं। ठीक है, तो आप संघर्षी कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पे हमारे श, स, ह, ये आपके 4 क्या हो जाएंगे? संघर्षी हो जाएंगे। इनको अघोष और महाप्राण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अघोष और महाप्राण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ मतलब जो नई बनी गई हैं वो कौन कौन सी हैं? खा और गा है। कौन सा यहाँ पे आंसर है हमारा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ठीक है, घोष वर्ण की यहाँ पे बात करेंगे तो घोष वर्ण कौन सा है यहाँ पे ये बताना है हम लोगों को। ख, च, म और था है। तो घोष वर्ण कौन सा है यहाँ पे? म है। ये साघोष होते हैं और आघोष व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन हमारा, कौन सा अमानक वर्ण है? ठीक है, अमानक वर्ण कौन सा है? अमानक, जिसका कोई मानक नहीं, तो वो कौन सा है? ख, घ, म और था, तो वो कौन सा हो गया? मा हो गया। नेक्स्ट है, क, ग, ज, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? सबसे ज़्यादा ये ध्वनियाँ किस में यूज़ करी जाती है? संस्कृत में, अरबी फारसी में, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं में? तो सबसे ज़्यादा ये किस में यूज़ करी जाती हैं? अरबी फारसी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अगर वर्णों की संख्या पूछी जाए वो कितनी आती है? 52 होती है। स्वरों की संख्या पूछी जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 11 हो जाएगी। स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। और व्यंजन की पूछेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? जो छ ध्वनि है तो उसको किसके अंतर्गत लाते हैं? मूल स्वर है, घोष वर्ण है, संयुक्त वर्ण है, तालव्य है। तो जो छ है वो क्या है? आपका संयुक्त वर्ण है, दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या है? आपका श है। और आपने अगर हमारे हिंदी के वीडियोस नहीं देखे हैं, हिंदी का कंप्लीट कोर्स आपको करवाया गया है इसी चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी का सर्च करेंगे यूपी जेई जूनियर इंजीनियर का, तो वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो हम लोगों का छ है तो छ को बनाया जाता है दो शब्दों से मिलकर। ठीक है, तो पहला आपका किसके बाद में बनाया जाता है? तो वो किसके बाद में मिलकर बनेगा? का के बाद में। किससे मिलके बनता है? का आता है, प्लस क्या लगाते हैं? शा लगाते हैं, तब जाके वो क्या बनता है? आपका छा बनता है। तो किसके पूछा है ना, किस क्रम के बाद आता है? तो किस क्रम के बाद आता है? का के बाद में। नेक्स्ट है, ज्ञ वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? अगर ज्ञ का पूछा जाए तो ज्ञ का किन किन वर्णों से मिलकर बना है? तो ज्ञ को बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले जा का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जा के साथ में किसका यूज़ करते हैं? इया का यूज़ करते हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है? आपका ज्ञ बनता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका हलंत वाला, क्योंकि हमें पता है कि जिसमें हलंत नहीं होता है उसमें छोटा आ समाहित होता है। नेक्स्ट है, आघोष वर्ण कौन सा है? आघोष वर्ण आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा है। तो आपका अ है, ज, झा है, हा है और सा है। तो आघोष वर्ण यहाँ पे कौन सा है? सा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, घा का उच्चारण शब्द स्थान कौन सा है? तो घा को जब क्या करोगे? उच्चारण करोगे तो वो कौन से वर्ग में आएगा आपको यहाँ पे वो बताना है। तो मूर्धा होगा, कंठ होगा, तालु होगा या फिर दंत होगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना घा, तो घा हमारा किससे आता है? कंठ से आएगा। किससे आएगा? कंठ से। तो यहाँ का करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? कंठ हो गया। पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
कि शुद्ध वर्तनी पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, स्थाई आपका यहाँ पे देखना है स्थाई कौन सा स्थाई आंसर करेक्ट होगा। तो यहाँ से जो हम लोग देख रहे पाएंगे तो करेक्ट आंसर कौन सा है, स्थाई है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है, तो जल्दी में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी हमारा जैसा कि पता है तो ये जल्दी। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से फिर से करना है, तो प्राक्थन में आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा ए होता है, आपका प्राक्थन होता है। नेक्स्ट है क्षेत्र की देखा जाएगा तो क्षेत्र का करेक्ट आंसर कौन सा है, ये हो गया। नेक्स्ट है रासायनिक, तो रासायनिक होता है, रासायनिक होता है, रासायनिक होता है या रासायनिक होता है, तो हम लोगों का क्या होता है, रासायनिक होता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिवादी होता है, प्रतिवादी, प्रतिवादी और आपका प्रतिवादी होता है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रतिवादी, यानी कि ए हो गया। नेक्स्ट है उत्सव, तो सबको पता है कि उत्सव को कैसे लिखा जाता है, हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ज्येष्ठ, तो ज्येष्ठ आपका जो करेक्ट आंसर है वो ज्येष्ठ कैसे लिखते हैं, ज्येष्ठ होता है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी फिर से यहाँ पे चयन करना है, तो अंतर्ध्यान होता है, आपका अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान होता है, अंतः ध्यान होता है, तो जो करेक्ट आंसर होता है वो कौन सा होता है, हमारा अंतर्धान होता है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी फिर से बताना है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अधर्म हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हम लोग देखते हैं कि संधि के बारे में पढ़ लेते हैं। संधि से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ठीक है, विकार मतलब दो को अलग अलग करते हैं तो क्या कहते हैं, विकार। ठीक है, मिलाने को क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं, विकार मीन्स होता है अलग करना, संक्षेप मतलब होता है मिलाना, तो विकार का पूछा है तो विकार को क्या कहते हैं, संधि, यानी कि दो शब्दों को या उनके शब्द के वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा स्वर संधि। क्या होता है, सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पे स्वर संधि होगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। तीसरा हमारा यहाँ पे क्या होता है, विसर्ग संधि होता है। ये कितने होते हैं, 3 संधियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दयानंद में प्रयुक्त संधि क्या है। ठीक है, दयानंद में प्रयुक्त संधि क्या है आपको बतानी है, तो दयानंद में क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। अब यहाँ पे क्या है, हम आपको संधि बताते चलते हैं, साथ में डेफिनेशन भी एक बार रिवाइज कराते चलेंगे, पर आपको ऑलरेडी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो ये आपका रिविजन रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। दयानंद में कौन सी है, गुण संधि है। अब गुण संधि है तो गुण संधि का आपका दीर्घ संधि है। क्या है, दयानंद में दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि का जो हम लोगों का मीनिंग होता है वो क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, अ ई उ के पश्चात में। ठीक है, जैसे क्या होगा आपका आ गया, ठीक है, फिर क्या आ गया, ई आ गया, और क्या आ गया, उ आ गया। आ ई उ, इसके बाद में आपका क्या आ जाए, हस्व स्वर आ जाए। इसके बाद फिर से क्या आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, और क्या आ जाए, उ आए। तो दोनों को मिलकर जो बनता है वो तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा, ई बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ के बाद में ई बन जाएगा। ठीक है, और फिर क्या बन जाएगा, ऊ बन जाएगा, क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे दोनों आपके यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे क्या यूज़ होगा, दीर्घ संधि, तो दया प्लस आनंद, तो दया प्लस आनंद में आपको क्या मिलेगा, आ और आ मिलेगा, तो दयानंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, तो कपीश में कौन सी संधि है, तो कपीश में भी कौन सी संधि आ जाएगी, यहाँ पे दीर्घ आ जाएगी, क्योंकि कपि प्लस ईच हो गया ना, तो कपि में पहले आपको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ठीक है, और ईश में भी आपको क्या मिलेगा, ईश मिलेगा, तो वो क्या बना देगा, बड़ी ई बना देगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका दीर्घ संधि आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, सदैव में कौन सी संधि है, सदा प्लस एव, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि। नेक्स्ट है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो स्वर संधि की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। स्वर के बाद स्वर्त अर्थात 2 स्वरों के मिल से जो विकार होता है, यानी कि विकार को बोलते हैं परिवर्तन। ठीक है, तब वहाँ पे क्या बोलते हैं, स्वर संधि बोलते हैं। ठीक है, तो संयोग और योग आपका मनोहर, नमस्कार,
पवन, तो पवन को हम कैसे लिख सकते हैं, पो प्लस वन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा है, पवन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है आपको वो बताना है। सदैव है, जल ई है, गुरु उपदेश है या परमोदार्य है। तो हमें जैसे पता है कि दीर्घ संधि में हमें क्या क्या मिलना चाहिए, हमें दीर्घ संधि में हम कैसे बताएंगे कि हमको आ मिले, ठीक है, फिर क्या मिले, छोटी ई मिले, और फिर क्या मिले, छोटा ओ मिले। उसके बाद में फिर से हमें दूसरे वाले में भी छोटा आ मिले, ई मिले, और फिर क्या मिले, ऊ मिले। तो जब फिर ये चेंज हो जाएगा तो ये चेंज होके क्या बनेगा, बड़ा आ बनाएगा, फिर बड़ी ई बनाएगा, और फिर क्या बनाएगा, बड़ा ऊ बनाएगा। तब यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो दीर्घ संधि कहलाएगा। तो इसको आप ब्रेक कर लिए, तो इसमें हमें किस में नहीं मिलेगा, तो इसमें हमें नहीं मिलेगा, गुरु उपदेश में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। तो यहाँ पे देख के आप बताइए कि कौन सा हो जाएगा। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, दैन्यारी है। इसको आप ब्रेक करके देखेंगे किस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। पवित्र में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है वो बताना है। तो वो कौन सी संधि है, अयादि संधि है। कौन सी है, अयाद संधि है। तो अब अयाद संधि है, तो अयाद संधि के यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अयादी संधि किसे बोलते हैं। अयाद संधि में आपको क्या मिलेगा, स्वरों का मेल होता है, ठीक है। क्या बोलता है, स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है। जैसे आपको क्या मिलेगा, पहले मिला ए मिला, ठीक है, ए या ए होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, आपका ओ होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, हमारे स्वर हैं। तो इनका जब हम लोग क्या कराएंगे, किसी स्वर के साथ में कराएंगे, ठीक है। अब इसका हम किसके साथ में, अगर इसका किसी के साथ में मिल जाए, इन सबको हम ए के साथ में मिला देते हैं। तो जब ए के साथ में इनको मिला देंगे तब क्या बन जाता है, वो ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर हम ए को मिला देंगे तो आय बन जाएगा। अब क्या मिलाएंगे, अब इसी में इन सभी में हम किसको मिला देंगे, ए को मिला देंगे, तब वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, आय बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम क्या मिलाएंगे, इन्हीं सब में ओ को मिलाएंगे। ओ को जब हम इन सब में ओ को मिलाएंगे तब हमारा बन जाता है यहाँ पे अब बन जाएगा। जब हम औ को मिलाएंगे तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। तब यहाँ पे क्या कहलाएगा, वो अयादि संधि होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इत प्लस यादि होगा, इति प्लस यादि होगा, इत प्लस आदि या इति आदि होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, इति प्लस आदि होगा। नेक्स्ट है हमारा, अब उपसर्ग बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय, तो पहले जान लेते हैं। किसी शब्द के आदि में हम कोई नया वर्ड जोड़ दें तो वो उपसर्ग बन जाता है, और अगर हम उसके अंत में जोड़ दें तो वो प्रत्यय बन जाता है। यानी कि किसी भी शब्द के आदि में हम कुछ नया ऐड कर दें या जोड़ दें और उस शब्द का उसमें क्या हो जाए, उसकी विशेषता बन जाए या वो नया शब्द बन जाए तो वो उपसर्ग कहलाता है। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है, किस लिए होता है, शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में। नेक्स्ट है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो उसे प्रत्यय कहते हैं, और जिसे आदि में जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, आपका उपसर्ग कहते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्रख्यात में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो क्या है, प्र है। क्या है, प्र प्लस ख्यात, प्रख्यात हो गया। नेक्स्ट है, उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा है, आपका यहाँ पे प्रति है। कौन सा है, प्रति। नेक्स्ट है, गमन शब्द को विपरीतार्थ यानी कि विपरीतार्थ यानी कि उसका उल्टा बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे। तो गमन का क्या हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका आ है। नेक्स्ट है, निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है, निर्वासित, तो सित यानी कि इत, तो हमारा लास्ट में क्या मिल रहा है, इत, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया इत। नेक्स्ट है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेखक अक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हम लोगों का अक मिलेगा, डी है। नेक्स्ट है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप प्रत्यय किस प्रत्यय का उपसर्ग करेंगे, अनुजिक करेंगे, अनुजीय करेंगे, अनुजा करेंगे। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अनुजा हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, हम लोग आ यूज करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सुता बन जाएगा। नेक्स्ट है हम
स्पर्श शब्द को विलोमार्थ यानी कि आपका विलोमार्थक उसका विलोम बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो स्पर्श में उसको विलोम बनाना है तो अस्पर्श हो जाएगा उसका अपोजिट। अब बात करते हैं समास से। दो अथवा दो शब्दों से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समास। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास मतलब संक्षिप्त करना, संधि में उसको विकार करना, उसको बढ़ा कर लिखना होता है, और समास में क्या होता है, छोटा करके लिखना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है, तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास पूछा गया है। तो अव्ययी भाव समास किस में होगा आपका, ग्रहागत होगा, आचार कुशल होगा, प्रतिदिन होगा और कुमारी होगा। तो क्या होगा, प्रतिदिन होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं आपका कि अव्ययी समास क्या होते हैं। अव्ययी समास वे समास होते हैं जिसमें पहला पद अव्यव अथवा प्रधान हो, ठीक है, और दूसरा क्या आपका क्या हो, उसे अव्ययी समास कहते हैं। पहला पद मतलब कैसा हो, जैसे पहले में प्रधान हो, पहले में ही यूज किया हो, जैसे आपका अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, हाँ ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है आपका, ग्रह तो अब ग्रह नहीं है, आचार में भी कुछ नहीं, कुमारी में भी आपको पहला कुछ नहीं मिल रहा है, तो प्रति में ही हमें मिल गया। मतलब जो प्रति कैसा हो, प्रधान हो, जो सबसे पहले हम लोग पहले को रेफरेंस दे, या सबसे पहले उसको पहले शब्द को या पहले पार्ट को ही क्या करें, उस पर ज़्यादा प्रभाव डालें, तो वो अव्ययी समास कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व या उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, तो वहाँ कौन सा समास होता है, तब वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है, कर्मधारय। तो ये कर्मधारय समास की क्या है, डेफिनेशन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कर्मधारय समास किस में है। अब यहाँ पे कर्मधारय समास बताना है किस में होगा, तो चक्रपाणी है, चतुर्युग्म है, और नीलात्पलम है, या माता पिता है। तो वो किस में है, नीलात्पलम में है। किस में है आपका, कर्मधारय आपका समास हो गया नीलात्पलम में। नीलात्पलम में हो गया मतलब आपका क्या हो गया, क्योंकि उसका जो उत्तर पद है वो क्या है, प्रधान है, और पूर्व पद और उत्तर पद में जो उपमान उपमेय हो जाएंगे या उनको विशेष विशेष संबंध होता है। नेक्स्ट है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है, तो जहाँ पे दोनों पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा होता है, बहुव्रीहि समास वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो इस बार क्या हुआ, यहाँ पे कहीं कभी कभी आपको डेफिनेशन भी दे रखी होंगी, तो आपको डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए कि किस समास को क्या कहते हैं और किस समास की क्या डेफिनेशन होती है। जितेंद्र में कौन सा समास है, तो जितेंद्र में कौन सा समास है आपको बताना है। आपका द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं जितेंद्रिय, क्या है यहाँ पे हम लोगों का, जितेंद्रिय, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा हम लोगों का, बहुव्रीहि आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। नेक्स्ट है, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में आपका यहाँ पे समास पूछा गया है, कौन सा है, तो देवासुर, देव असुर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट है, देशांतर में कौन सा समास है। देशांतर में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा यहाँ पे, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास में आपका कर्म पुरुष करण यानी कि आपको ये सारे आ जाएंगे, कर्म करण और इन सब की बात यूज करेंगे, तो विभक्तियां जहाँ पे यूज करते हैं तो वहाँ पे तत्पुरुष समास यूज होता है। नेक्स्ट है, दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ में आपको बताना है, कर्मधारा है, बहुव्रीहि है, द्विगु है, द्विंद है, तो कर्मधारय समास है। कौन सा है यहाँ पे, कर्मधारय। नेक्स्ट है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द में कितने भेद होते हैं, ठीक है। अगर उत्पत्ति के आधार पर शब्द को देखा जाए तो उसमें कितने भेद होंगे, 4 भेद होंगे, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, देशज शब्द हो गया, और विदेशज शब्द हो गया। नेक्स्ट है, संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो कहलाते हैं। तो जो संस्कृत के ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बिना चेंज किए हुए अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं तो उन्हें तत्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्सम। तत्सम का मतलब होता है
तत् मतलब उसके, और सम मीन्स होता है समान, यानी कि उस शब्द को ज्यों का त्यों यूज़ करते हैं, जैसे अग्नि, वायु, माता पिता, इस तरीके से। नेक्स्ट है निम्न में ऋण शब्द कौन सा है, ठीक है। तो अब ऋण शब्द यहाँ पे देखेंगे कि ऋण शब्द कौन से शब्द होते हैं। तो सबसे पहले वो जान लीजिए, ऋण शब्द वे शब्द होते हैं शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, मतलब जिनको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। तो इसमें से देखो कौन से शब्द को हम अलग नहीं कर सकते, उसका संधि विच्छेद नहीं कर सकते। वाचनालय, समतल, विद्यालय और पशु। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम किसका नहीं कर सकते हैं, पशु। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया वो क्या हो गया, पशु हो गया। नेक्स्ट है शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब शब्द रचना के आधार पर तो योग रूढ़ का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, उनको हम शब्दों के यौगिक होते हैं, मतलब दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, तो उनको रूढ़ शब्द हो जाता है, ठीक है। मतलब उनका जो अर्थ है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, तो उसे बोलते हैं योग रूढ़। तो आपका कौन सा है, पवित्र, कुशल, विनिमय और जलज। तो यहाँ पे जो हम लोगों का आंसर है वो क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि हमको पता है जलज है, तो जलज किस लिए यूज़ किया जाता है, आपको कमल के लिए यूज़ किया जाता है, जल में जो निकला हो उसे जलज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में ऋण शब्द कौन सा है। तो हमने बताया जिसके हम खंड नहीं कर सकते, तो कौन सा है, मलयज है, जलज है, पंकज है और वैभव है। तो यहाँ पे किसको अलग नहीं किया जा सकता है, वैभव को। नेक्स्ट है परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है। तो परीक्षा तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज है, विदेशज है। तो तत्सम में है, क्योंकि परीक्षा संस्कृत में भी वैसे ही यूज़ करते हैं और हिंदी में भी। मजिस्ट्रेट शब्द कौन सा शब्द है, मजिस्ट्रेट आपका एक विदेशज शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो देशज शब्द आप देख के ही बता सकते हैं, लोटा है। नेक्स्ट है स्वतंत्र सत्ता धारण करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। जो स्वतंत्र सत्ता धारण करते हो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्यों, क्योंकि भैया उनको खंड नहीं कर सकते हैं ना, तो वो स्वतंत्र रूप से होते हैं, उनसे में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। तो यौगिक मतलब आपका जो दो शब्दों से मिलकर बना होगा, लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, हमारा विद्यालय है। नेक्स्ट देखते हैं वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्दों को क्या कहते हैं। तो जैसा कि हमको पता है इसको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के देखे जाएंगे तो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व मतलब तो क्या बताएंगे यहाँ पे, कौन सी हो जाएगी, जाति हो गया, व्यक्ति हो गया, भाववाचक हो गया, द्रव्यवाचक हो गया। तो जो स्त्रीत्व है वो कौन सा है, भाव है। ये क्या है, एक प्रकार का भाववाचक है। तो आप अगर आपने हिंदी के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाके हिंदी आप देख सकते हैं, उसमें आपके सारे करवाए गए हैं। आपका वर्ण, संज्ञा, संधि, सर्वनाम सारे के सारे आपको प्रॉपर्ली वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द को उसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, भारतीयों, एक हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा। सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्या होता है। क्या होता है यहाँ पे, सूर्या, बी हो गया। नेक्स्ट है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए, ठीक है। तो रंगीन शब्द को यहाँ पे पढ़ा नहीं है, तो बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो बुढ़ापा में यहाँ पे जो हमारा हाईलाइटेड पार्ट हो रहा होगा तो वो कौन सा है, यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट आपका ये दे रखा है, बुढ़ापा होगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे बुढ़ापा क्या है, एक प्रकार का, तो एक प्रकार का भाव है। बुढ़ापा क्या है, एक प्रकार का भाव है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द बताना है क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी और क्रोधित। तो यहाँ पे जो क्रोध है वो क्या है, एक प्रकार का संज्ञा है। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है आंसू का बहुवचन बताओ। तो आंसू का बहुवचन सबको पता है, आंसुओं। क्या होता है, आंसुओं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्द में से एक शब्द पुल्लिंग है। तो भाई पुल्लिंग बताना है। तो बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया। तो सबको पता है बुढ़ापा क्या है, आपका एक पुल्लिंग शब्द है।
नेक्स्ट है निम्न वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को चुनना है आपको। तो कौन सा है, जैसे लिखा हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो भैया, यहाँ पे आपको बताना है अधिकरण है, संबंध है कारक है, संबोधन कारक है या आपदान कारक है। जैसा हम देख रहे हैं हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भैया, संबंध बताया जा रहा है कि आपका क्या है, संबोध कर रहे हैं ना, प्रभु को संबोधन कर रहे हैं कि हे प्रभु, तो कौन सा हो जाएगा, संबोधन कारक। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा बताना है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बताएंगे तो कौन सा है, लड़कापन है, लड़काई है, लड़कपन है, कौन सा है, तो यहाँ पे करेक्ट वन कौन सा हो जाएगा आपका, लड़कपन, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे भाववाचक। सचित्र किस मूल शब्द से बना है, तो किस आपका सत्चरित्र किससे मिलकर बना है, चरित्र से बनकर बना है। मूल शब्द क्या होते हैं, मूल शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें हम कोई चीज़ ऐड करके, जिसमें हम प्रत्यय और उपसर्ग ऐड करके नया शब्द बनाते हैं, तो वो मूल शब्द कहलाते हैं जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग जोड़े जाते हैं। कौन सा शब्द बहुवचन है, ठीक है, बहुवचन बताना है, माता, प्राण, लड़का, किताब, तो यहाँ पे जो आपका बहुवचन है वो कौन सा है, प्राण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कपट, सुंदरता, मूर्खता और निद्रा, तो यहाँ पे जो हम लोगों का पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा है, कपट है। नेक्स्ट है गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग होता है गीदड़ी, क्या होता है, गीदड़ी। अब देखो कौन कौन से बच्चे क्या क्या बता रहे हैं, गीदड़ीन बता रहे हैं, गीदड़नी बताएंगे या गीदड़िया बताएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, गीदड़ी होता है। नेक्स्ट है किस वाक्य में आपदान कारक है, आपदान कारक क्या है, तो आपदान कारक आपको पता होना चाहिए, कारक होते हैं जहाँ पे अलगाव हो, वहाँ पे ध्रुव स्थिर में अपदान होता है, ठीक है, अलगाव के अलावा यानी कि कारण, तुलना, भिन्नता या ये सब चीज़ें बताई जाए तो वहाँ पे क्या होता है, अपदान होता है। तो यहाँ पे देख के बताते हैं, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, या चाकू से फल काटो, तो आपदान का कारण क्या हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, मतलब यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कहाँ से। नेक्स्ट है हिंदी में शब्द का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो मतलब हिंदी शब्द में अगर लिंग निर्धारण किया जाए तो किस पे होगा, संज्ञा पे होगा, सर्वनाम पे होगा, क्रिया पे होगा या प्रत्यय पे होगा, तो किस पे होगा, आपका संज्ञा पे डिपेंड करता है कि किसका लिंग निर्धारण होगा आपका। नेक्स्ट है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, जो भाव को दर्शाता है वो क्या है, शत्रुता है, वीर है, मनुष्य है या गुरु है, तो जो भाव को दर्शाएगा वो क्या है, शत्रुता है। नेक्स्ट है निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन करना है आपको, अपराध, अध्याय, स्वदेश या स्थापना, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा है, हमारा स्थापना है। आज के लिए लास्ट रहेगा अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पे देखेंगे तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती हैं। आई होप आपको ये सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप एक क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी नाइट 9 PM पे आपका यूपी SSC JEE के लिए क्विज कराया जाता है, जो कि आपकी प्रैक्टिस सेट रहेगी एग्ज़ाम के लिए, तो उसको आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर ले। अगर आपको ये सेक्शन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।